यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजन है इसका टेस्ट नंबर 9 चल रहा था, ठीक है 9 चल रहा था। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया था, तो 53 क्वेश्चन वहाँ तक आपके पूरे हो गए थे, ठीक है। जो पार्ट 2 रहेगा इसी टेस्ट 9 का, इसका आपका 54 से आपका जो 100 तक रहेगा, ठीक है 100 नंबर तक, तो वहाँ तक ये आपको करा देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन बोल रहा है, कथन 1 है 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान को लागू करने हेतु यहाँ पर क्या पारित किया गया था, राइट। पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला आपका स्टेटमेंट आपका सही होगा, क्योंकि जो 100वां संविधान संशोधन था ये 2015, ठीक है 2015 भारत और बांग्लादेश की जो सरकार थी उसके बीच समझौते को लेकर यहाँ पर उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण के लिए पारित किया गया था, तो ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसे विवादों के समाधान हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पर बोल रहा है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो आपका बेरुवाड़ी संघ जो मामला था उसमें कहा था कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने, ठीक है, उसकी जो शक्ति होगी संसद के पास, ठीक है। संसद के जो भारतीय क्षेत्र उसके जो विदेशी देश हो गए उसमें सौंपने की शक्ति शामिल नहीं होगी, राइट। तो इसलिए क्या 368 इसके तहत संविधान संशोधन करके यहाँ पर जो भारतीय क्षेत्र हैं उसके किसी विदेशी को सौंपा जा सकता है, तो आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे एक करेक्ट है, सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा से क्या गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट होगा, तो आपको दूसरा गलत है, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो एक सही और दूसरा यहाँ पे आपका गलत होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता के लिए सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है। दूसरा क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रिटिश व्यवस्था संसद की जो संप्रभुता है उसके सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च यहाँ पर नहीं है, राइट। लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, राइट, और जो नई समीक्षा है और जो मूल अधिकार जैसे उपबंध यहाँ पर संसद की शक्तियों को सीमित और प्रतिबंध करते हैं, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ब्रिटेन के विपरीत भारत में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इसका करेक्ट है, क्योंकि समानता ब्रिटेन के संसद है उसमें सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत में ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष कर प्रणाली और कार्यों को प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में मंत्री जो होते हैं उनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन के विरुद्ध भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष का जो प्रणाली है उसके प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो आपका आंसर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी केवल 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, वो करेक्ट है। यहाँ से 56 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय समावेशन कार्य योजना का मुख्य कार्यान्वयन संगठन है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो G20 है उसके जो वित्तीय समावेशन उसकी कार्य योजना का प्रमुख कार्यान्वयन और संगठन भी होगा। दूसरा, भारत और इटली 2024 से 3 वर्षों के लिए GPFI के सह अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में था कि भारत और इटली 2024 के लिए अगले 3 वर्षों के लिए वित्तीय समावेशन जो वैश्विक भागीदारी है उसके लिए नए सह जो अध्यक्ष होंगे वो यहाँ पर बनाए जाएंगे या होगा, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो GPFI की जो दूसरी बैठक है हैदराबाद में संपन्न हुई थी, ठीक है। इसकी बैठक में समस्त जो सदस्य हैं उसके समर्थन में उसके चयन की घोषणा भी की गई थी, राइट। यह बैठक भारत के G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी, राइट। तो इटली और जो रूस वर्तमान में GPFI के सह जो अध्यक्ष हैं ये हैं, ठीक है। वर्ष 2021 से 23 तक अध्यक्ष के रूप में ये कार्य भी करेंगे, राइट। अगला देखते हैं, यहाँ पे दोनों करेक्ट होंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर, अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएंट, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी है सैटेलाइट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ये एक क्या बोला, एक स्पेस टेलीस्कोप मिशन है जो विशाल दृश्य क्षेत्र वाली पराबैंगनी वेधशाला जो इसके वेधशाला इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, राइट। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया तो आपसे ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये इजराइल स्पेस एजेंसी है जो, ठीक है, ISA जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर यह विकसित किया गया है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ISA, बी इसका आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, देखो इसकी विशेषता क्या है, ये अल्ट्रा जो सेट है इसमें दृश्य के क्षेत्र के कारण यह ब्रह्मांड के अल्पावधि में परिवर्तित होने के बाद जो स्रोत हैं उससे उत्सर्जित होने वाले पराबैंगनी विकिरणों को शीघ्र खोजने का पता लगाएगी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि नासा और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप सुपरनोवा की धुंधली जो रोशनी होती है उसको क्या दर्शाता है। अल्ट्रासेट न केवल धुंधली रोशनी को पता लगाएगा बल्कि ये भी ब्रह्मांड के जो विस्फोट है शुरुआती चमक है उसके भी क्या ये खोज करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 57 का बी, इजराइल स्पेस एजेंसी। यहाँ से 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला बोल रहा है, कथन 1,
W20 महिला G20 के अंतर्गत एक आधिकारिक भागीदारी समूह जो भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया पहल है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि जो W20 G20 के अंतर्गत एक जो गठित आधिकारिक भागीदारी समूह इसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान यहाँ पर स्थापित किया गया था, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों जो G20 से चर्चा है उसको शामिल किया जाए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बोल रहा है इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक जो विचार हैं उनको G20 की चर्चाओं में क्या शामिल किया जाए, साथ ही क्या इन विचारों को लैंगिक समानता और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली जो नीतियाँ हैं उनकी प्रतिबद्धता जो है उसके रूप में यहाँ पर इनकी घोषणा की जाए, तो आपका सेकंड करेक्ट होगा। तो ओनली सेकंड करेक्ट है आपका, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं, आपका डी यहाँ से आएगा, एक कथन सही नहीं है किंतु दो कथन सही है, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की प्रतिक्रिया में जर्मनी द्वारा 2022 में आरंभ की गई एक पहल थी, ठीक है। तो 59 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन वैश्विक जो सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं उस पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन होता है। इसका गठन 1963 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, ये सम्मेलन केवल सैन्य मुद्दों पर क्या है केंद्रित होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आ गया वो आपका वो भी गलत होगा। ये शीत जो युद्ध है, राइट, उसकी समाप्ति के बाद सम्मेलन में एजेंडे का विस्तार किया गया था। इसमें रक्षा सुरक्षा संबंधी जो मामले हैं उसको आगे बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के जैसे मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ सैन्य के लिए नहीं होगा, तो दोनों गलत है, तो डी इसका क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, ये बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति न केवल उस देश का नागरिक होता है बल्कि उस राज्य का विशेष नागरिक भी होता है, ठीक है। तो ये वो जहाँ वह रहता है, तो पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, सभी संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है। तो सभी संघी में नहीं है ऐसा, यहाँ पर देखो, तो ये बोला है सभी संघी में, तो ये गलत हो जाएगा। सभी संघीय देशों में दोहरी नागरिकता नहीं, किंतु जो उदाहरण के लिए भारत देख सकते हैं, भारत के लिए संघीय होते हुए भी यहाँ पर क्या एकल नागरिकता है, तो इस वजह से क्या है सेकंड गलत हो जाएगा। तो ओनली क्या एक करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ओनली एक करेक्ट है और दूसरा गलत है, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 60 में। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारतीय संविधान का भाग 3 भारत में नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो भाग 2 है भारतीय संविधान का भाग 2 5 से 11 ये नागरिकता के बारे में चर्चा करता है, ना कि भाग 3, गलत हो गया। दूसरा क्या है, संविधान उन लोगों की पहचान करता है जो इसके लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ बोला है ये करेक्ट है, क्योंकि इसके 26 जनवरी जो लागू हो रहा है उसके जो अनुसार ही भारत के नागरिक बनेंगे, ठीक है। तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ना तो नागरिकता का अधिकरण है और ना ही इसके हानि की कोई चर्चा की गई है, ठीक है। ये संसद को इस बात को अधिकार देता है कि वो नागरिकता संबंधित मामले की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, 20 का आंसर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित कुछ देश दिए हैं वो आपको बताने की क्या है। तो इसमें बोला है कि इसमें से कितने देश जो हैं सामूहिक सुरक्षा संगठन, राइट, सामूहिक सुरक्षा संगठन जो CST है उसके सदस्य हैं, ठीक है। कौन कौन से सदस्य हैं इसके, तो आपको बताना है। यहाँ पर जो है इसमें बोला है सामूहिक सुरक्षा जो आपके संघीय संगठन है इसमें ओनली 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। 6 सदस्य देश हैं, कौन कौन से, इसमें आपका आर्मेनिया है, ठीक है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तंजानिया है, ठीक है। उज्बेकिस्तान जो है ये आपका क्या है 2012 में इसी संगठन से बाहर हो गया था, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 5 करेक्ट होंगे, सॉरी सभी 5 नहीं होंगे, तो ओनली 4 करेक्ट है यहाँ पर। यहाँ पे 5 इसमें से गलत हो गया, तो 4 करेक्ट है, तो 62 का सी हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जिसको बोलते हैं क्या NPR, ठीक है, NPR, इसके मामले देखते हैं। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोला है इसमें, इससे भारत में प्रत्येक समान निवासी, ठीक है, भारत में प्रत्येक समान निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, राइट, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसमें भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक भी यहाँ पर क्या शामिल हैं। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है, देखो NPR का उद्देश्य हमारा क्या, जो देश है उसके प्रत्येक समान निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना, और NPR को पहली बार क्या 2010 में तैयार किया गया था, और इस डेटा को अपडेट करने के लिए कार्य 2015 में घर घर सर्वेक्षण के यहाँ पर किया गया था। दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। 64, भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। उसे एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। 64 का पहला स्टेटमेंट बोला है जो मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का यहाँ पर अधिकार इसको नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है
उससे लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट होगा, क्या उसे लोक नियोजन के अवसर की समानता का अधिकार यहाँ पर नहीं होगा, तो ये करेक्ट होगा आपका, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होता है, राइट। तीसरा, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने के लिए अहर होगा, मतलब उसके पात्र होगा, ठीक है। तो क्या ये गलत हो जाएगा, वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए यहाँ पर उसकी पात्रता नहीं होगी, अर्हता नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। 65 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, इसमें कितने देश हैं जो अध्यात्मक, ठीक है, अध्यात्मक शासक जो प्रणाली है उसको दर्शाते हैं ये, राइट। जो अध्यात्मक शासक प्रणाली है उसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो कौन से आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीनों, राइट, ये तीनों है। मैक्सिको यहाँ पर क्या है, अध्यात्मक प्रणाली जो है, शासन प्रणाली है, ठीक है। इंडोनेशिया में भी क्या है, अध्यात्मक शासन प्रणाली वाला एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। ब्राज़ील ये भी आपका जो रहेगा अध्यात्मक शासन प्रणाली का एक संघीय सरकार वाली प्रणाली वाला लोकतंत्र होगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर, भारत में नागरिकता अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से असम समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित को विचार करना है। असम समझौते के बारे में आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 में से पूर्व असम में आए सभी व्यक्तियों को उनके गृह देश क्या भेज दिया जाएगा, ठीक है। 66 का पहला स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है, राइट। पहला क्या गलत है, यहाँ से पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1966 जो है 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आए सभी व्यक्तियों को वहाँ सामान्य निवासी की तरह वैध निवासी माना जाएगा, अतः उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इनमें वे लोग शामिल होंगे जिनका नाम 1967 के चुनाव प्रबंधन की सूची से था, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, बोला वापस भेज देगा तो गलत है। दूसरा, इस पर इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्रित्व काल में हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए थे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसे तत्कालीन राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री उसके काल में किए, तो दोनों गलत हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है आपको जो नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक उनके लोक मतों के माध्यम से निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, या प्रक्रिया है, उसकी प्रत्यक्ष रूप में इसको शामिल करना, राइट। तो हमारा जो डी स्टेटमेंट है 67 का, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 67 होगा 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, यदि कोई न्यायालय, ठीक है, यदि कोई न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो यह उच्चतर न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली सबसे उपयुक्त रिट है। विधायी निकायों के लिए ये निजी व्यक्तियों के निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त परिच्छेद में किस रिट की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो ये किस रिट की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है आपकी जो उत्प्रेषण है, ठीक है, उत्प्रेषण, उसकी यहाँ पर ये बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए जो रिट है उच्चतम न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 32, और जो आपका हाई कोर्ट होता है वो आपका 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। तो उसमें जो मैंने बताया इसका आंसर 68 का बी होगा, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्प्रेषण क्या है। उत्प्रेषण इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणिक होना या सूचित होना। इसी किसी उच्चतर न्यायालय या मतलब हाई जो काफ़ी ऊपर न्यायालय होता है उससे बोलता है, ठीक है, उच्चतर न्यायालय बोलता है, द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिकरण को जारी किया जाता है। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो अधिकरण है उसके पास लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय के पास स्थानांतरित करने के किसी मामले के अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके अधिकरणों को आदेश को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 68। 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अधिनियमित की गई थी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है, पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या बोला है, प्रस्तावना के अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधान के अनुरूप तैयार किया गया था। तो इसमें से कौन से कथन सही है, देखो यहाँ पर पहला बोल रहा है संविधान का शेष भाग जो था इसके बताया गया था, उसके बाद इसी बात को लेके संविधान को यहाँ बता रहा है। तो दोनों बात क्या एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ए इसका आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, गढ़पूर्ति न होने की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है, या सेवारत न्यायाधीश उसके भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थायी होने पर इसकी इसकी स्थायी रूप से क्या नियुक्ति की जा सकती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शर्त यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 70 का, राइट।
क्योंकि ये देखो, यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो तो इस वजह से कर सकता है, ठीक है। या उच्च न्यायालय का बकाया कार्य अधिक है तो क्या है, यहाँ पे अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, राइट। 70 का आपका सी हो जाएगा। 71, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह राज्य के किसी निजी व्यक्ति दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास शर्त की आरोपित नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। संसद किसी राज्य संघ जो क्षेत्र है उसमें स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को किसी रोजगार के लिए जो निवास शर्त है उस पर आरोपित कर सकता है। यहाँ पे बोला नहीं कर सकता है, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, न्यायालय आरक्षण या पदोन्नति प्रदान करने के लिए परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता है। ये क्या तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत, तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि जो न्यायालय है या आरक्षण या पदोन्नति के लिए प्रदान करने के लिए परमादेश जो रिट है वो जारी नहीं कर सकता है, तो इस वजह से आपका ये करेक्ट है, बात सही बोल रहा है ये, ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और आपका जो ऊपर था ये फर्स्ट वाला, ये जो आपका स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा यहाँ से, पहला भी गलत था। पहला क्यों गलत था, क्योंकि ये राज्य और जो निजी व्यक्ति हैं उसमें दोनों द्वारा भेदभाव रोक लगा सकता है, तो ये क्या गलत होगा, ये प्रावधान सिर्फ अनुच्छेद 16 केवल राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक लगा सकता है, तो आपके 1 और 2 गलत हो गए, ओनली 3 यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, ओनली 3 करेक्ट होगा, तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ए नंबर, राइट। 72 इसमें से कथनों पर विचार करना है। चिराई देव जो मोइदम्स हैं उसको असम में पिरामिड के नाम से भी क्या जाना था, क्योंकि इसमें अहोम राजाओं के और रानियों के पवित्र कब्रें हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका चलो दूसरा भी देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। दूसरा क्या, चिराई देव शहर अहोम वंशी जो राजा हैं उसकी मूल राजधानी थी, ठीक है, जो अहोम वंश थे उनकी क्या मूल राजधानी थी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, चिराई देव शहर की स्थापना अहोम राजवंश जो संस्थापक थे छो लुंग था सुप्फा उन्होंने की थी, ठीक है। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हो दूसरा स्टेटमेंट है, राइट, जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ बोला है चिराई देव शहर अहोम वंशी राजाओं की मूल राजधानी थी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उनकी राजधानी थी। इसको क्या है, चिराई देव जो मोइदम्स थे इनको असम के पिरामिड के नाम से जानते थे, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपको हो जाएगा यहाँ से चिराई देव शहर की स्थापना अहोम राजवंश के संस्थापक छोलुंग यहाँ पर संबंध की, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके सही होंगे। ये कब स्थापना कब की थी ये भी पूछ सकते हैं आपसे, 1253, ठीक है, 1253 में की थी, तो आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 हो गए, 73 नंबर देखते हैं। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला है कथन एक आपको दे रखा है, उसमें नोरो वायरस, ठीक है, नोरो वायरस है उसके बारे में क्वेश्चन है। नोरो वायरस एक वायरल संक्रमण है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या प्रभावित करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस है जो 10 उल्टी का कारण बनता है, और विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसके द्वारा यहाँ पर संक्रमित किया बताया गया इसको, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा, ये वायरस कम तापमान पर जीवित रह सकता है और ये अत्यधिक संक्रामक भी है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर ये करेक्ट होगा। ये क्या है, जो कम तापमान उसमें जीवित रहता है, शीतकाल के दौरान क्या ठंडे जो देश हैं इसका संक्रमण और अधिक तेज़ी से फैलता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 73 का डी आपका आंसर होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक गलत है दूसरा सही है, राइट। देखो जो नोरो वायरस है इसके संक्रमण के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं, भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके क्या क्या कारण है, ठीक है। इसके कारण किसी संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आना, ठीक है। दूषित जो भोजन है या पानी है उसका सेवन करना, ठीक है। तीसरा क्या है, जो दूषित सतह है उसको वस्तु से छूना या फिर अपने गंदे हाथों से हाथ मुंह पर रखना, ये भी यहाँ पर इसके संक्रमण के कारण हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 74 विश्व प्रतिनिधि, ठीक है। विश्व प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ निम्नलिखित में गैरी मैटरिंग जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है या क्या आशय है इसका गैरी मैटरिंग शब्द का, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये आपका जो आपका अनुचित राजनीतिक लाभ है इसको प्राप्त करने के लिए जिले की सीमाएं को परिवर्तित करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। अमेरिकी जो राजनीति लोकतंत्र लोकप्रिय गैरी मैटरिंग है इसके तात्पर्य जो निर्वाचक जिले हैं उसकी सीमाओं को इस तरह से दर्शाना कि जिससे कि एक दल को अपने प्रतिद्वंदी रूप में यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा सी, 74 का सी आंसर हो जाएगा। 75 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं वैकल्पिक विवाद
और परिभाषा, समाधान एडीआर तंत्र, और आपका ये परिभाषा दिया। जो आपको बोला विवाचन, ठीक है, विवाचन क्या है इसको देखते हैं। विवाचन, विवाद को, जो विवाचन है अधिकरण के समझ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अधिकरण विवाद को निर्णय जो पंचाट देता है, ये समानता सभी पक्ष को क्या बाध्यकारी होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, गैर बाध्यकारी बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, समझौता क्या है, समझौता आपका है ये एक गैर बाध्यकारी समझौता है, मतलब प्रक्रिया है जिसकी एक निष्पक्ष या तटस्थ तीसरा पक्ष अर्थात यहाँ पर सुलहकर्ता होता है, ये आपस में समाधान पहुँचने के लिए सहायता कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, ये भी आपका गलत है, ये बोला बाध्यकारी है, दोनों गलत होगा ऊपर के। तीसरा देखते हैं, बातचीत क्या है, बातचीत ये एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें किसी तीसरे जो पक्ष उसके हस्तक्षेप के बिना बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने के उद्देश्य के पर जो बीच है वार्ता वो शुरू की जाती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ आपका यहाँ से करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हैं। तो ए क्यों करेक्ट हो, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 नंबर, भारत के रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल हैं आरजीआई, उसके कार्यालय के संदर्भ निम्नलिखित कदम पर विचार करना है। पहला, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए आरजीआई कार्यालय की स्वीकृति अनिवार्य होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बात सही बोल रहा है। दूसरा, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये रजिस्ट्रार जनरल पदवीन जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, ये नमूना पंजीकरण प्रणाली उपयोग करके जन्म दर और मृत्यु दर का अनुमान यहाँ पर जारी करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2, भारत के प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है, राइट, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद ने यह अधिकार दिया था कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को या 2 से अधिक राज्यों के अधिक केंद्र शासित प्रदेशों उनमें साझा उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, भारत के संविधान में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये तो बात सही है, तो बताया गया था ये, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में उल्लेख है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ से आपका होगा पहला गलत है, दूसरा सही है, तो डी इसका आंसर होगा। पहला गलत है और दूसरा सही है, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 78, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन हॉटलाइन पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो कौन सा करता है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 78 का, ये न्यूज़ में भी था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न देशों की जो सरकार है उसमें प्रमुख के बीच संचार, ठीक है, उनके जो प्रमुख है उनके बीच क्या संचार और संचार हेतु एक विशेष सीधी फोन लाइन, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा 78 का। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, रक्षा सचिव हैं, उन्होंने लॉर्ड ऑस्टिन ने एक विशेष जो क्राइसिस था लाइन हॉटलाइन के माध्यम से अपने चीनी समकक्ष के साथ संवाद किया था। इसका उद्देश्य जनरल से जनरल के बीच क्या त्वरित संवाद स्थापित करना। जो तब हुआ, संवाद जब हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका को पार करते हुए एक विशाल चीनी गुब्बारे को नष्ट कर दिया गया था। तो इस वजह से क्या ये आपस में इन लोगों ने हॉटलाइन के जरिए यहाँ पर बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डी इसका आंसर हो जाएगा 78 का, इंपॉर्टेंट है। 79, भारतीय संविधान के में निम्नलिखित प्रावधान पर विचार करना है। पहला, मूल अधिकार, राज्य के निश्चित तत्व, मूल कर्तव्य, 5वीं अनुसूची। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसने बोला है संविधान के उपयुक्त प्रावधानों में कितने प्रावधान सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित क्या प्रावधान करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो मूल अधिकार है, पहला क्या बोला है, मूल अधिकार, राइट। यहाँ देखो जो 5वां अनुसूची है आपसे, 5वीं अनुसूची में क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु प्रावधान करता है। इस अनुसूची में सहकारी समितियों के प्रावधान यहाँ पर शामिल नहीं होता है, पहले तो आपको ये कट गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे बोला है भाग 4, ठीक है, भाग 4 जो है आपका मूल कर्तव्य जिसको बोलते हैं, इसका प्रावधान किया गया। इस भाग में सहकारी समितियों से जो प्रावधान है वो भी यहाँ पर प्रावधान सम्मिलित प्रावधान नहीं है, ठीक है। आपसे देखो भाग 4 यहाँ पर जैसे कि 5वां पूछा, 5वीं यहाँ पे भाग पूछ लिया आपसे 5वीं अनुसूची, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर ऊपर पूछ लिया मूल कर्तव्य, आपसे यहाँ पे भाग 4 ही पूछ सकता था, भाग 4 ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 3 में क्या है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों में क्या है आपका सहकारी समितियों का वर्णन नहीं किया गया, इसमें प्रावधान नहीं है इसमें, ठीक है। जो पहला दूसरा है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। मूल अधिकार, राइट। 97 जो आपका संविधान संशोधन है, ठीक है, 2011, इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक क्या दर्जा प्रदान किया था। इस संदर्भ में इससे संविधान के जो 3 प्रवर्तन किए गए, जैसे कि सहकारी समिति गठन करने के लिए संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार अनुच्छेद 19 यहाँ पर बना दिए गए थे। तो पहले आपको करेक्ट हो जाता था। इस संविधान में भाग 4 के तहत राजनीति जो नीति निषेध करते हैं उसके सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नया
जो निर्देशक तत्व था 43B यहाँ पर जोड़ा गया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 सिर्फ करेक्ट हैं और आपके बाकी गलत है, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे जयपुर घोषणा पत्र का क्या उद्देश्य है? जो जयपुर घोषणा पत्र है उसका क्या उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रेलवे संगठन थे उसकी रक्षा एवं सुरक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये घोषणा जो आपकी जो कार्यात्मक एजेंडा है उसके रूप में तैयार करना। ये एजेंडा एक ऐसे अभिनव दृष्टिकोण का पता लगाएगा जो वैश्विक रेलवे संगठन है उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके जो दीर्घकालिक लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। राइट, सी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। 81, उच्चतम न्यायालय के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इनमें से सही, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के बारे में तो देखते हैं इसको। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला है भारत में दिल्ली को उच्चतम न्यायालय का एक स्थान घोषित किया गया है, सही बात है। दूसरा क्या है, संविधान भारत के राष्ट्रपति को किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय स्थान घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? संविधान ने मुख्य न्यायाधीश ना कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह किसी स्थान पर स्थान को उच्चतम न्यायालय घोषित कर सकता है, ना कि राष्ट्रपति को, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पे कौन सा गलत पूछा था, तो ये आपका गलत, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो आपको 81 में बी आपका सही नहीं है, बाकी दोनों सब तीनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। ठीक है, क्योंकि सही अगर नहीं होगा तो एक ही सही नहीं होगा, बाकी तीनों सही होंगे, तो आपके 3 सही हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता दिवस एक प्रभावी रहने का एक अंतरिम संविधान लागू किया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ ये बोल रहा है और पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि 1947 से 50 जो अंतरिम अवधि थी उस दौरान भारत सरकार का संचालन भारत जो अधिनियम था 1935 के प्रावधानों के तहत यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये 47 नहीं होगा। इस अधिनियम के अनुसार संविधान सभा को पूर्णतया संप्रभु विधायी निकाय यहाँ पर बना दिया गया था। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, क्योंकि विधानसभा एक विधायी निकाय बना। ये दूसरे शब्दों में विधानसभा को दूसरे अलग कार्य के लिए अर्थात स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए अलग कानून का निर्माण यहाँ पर सौंपे गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, पहला गलत है, तो केवल 2 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किन देशों के में लिखित संविधान है? किन देशों में क्या है? लिखित संविधान है, आपको यहाँ पर ही बताना है। ठीक है, इजराइल, ठीक है, इजराइल हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फ्रांस, तो इनमें से बताना है। तो देखो जहाँ पर लिखित संविधान कौन कौन से हैं, पहला तो आपको याद रखना है भारत। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रांस जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ब्राज़ील, जर्मनी, ये सब क्या है यहाँ पर लिखित संविधान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इजराइल नहीं होगा। और जहाँ पे अलिखित संविधान लिखित नहीं है तो आपका होगा यूके, इजराइल और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये आपके अलिखित संविधान में आएगा। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। ये मैं टेलीग्राम में भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 83 का। 83 में तो ओनली 2 हैं, तो आपके 2 और 3 सी आपके आंसर हो जाएंगे, एक तो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 है संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कोई गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन हेतु विधेयक जो है पूरा स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सही बता रहा है। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति है वो आवश्यक यहाँ पर नहीं होती है, ये भी बात करेक्ट है कि पूर्व उनकी अनुमति यहाँ पर आवश्यक नहीं होगी। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहाँ पर बुलाई जा सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। देखो इन विधेयकों के लिए किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो आपको मैंने बताया ये यहाँ पर बोला इसने कि संविधान के जो विधेयक चर्चा करें दोनों संयुक्त की बैठक बुलाई जा सकती है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको एक बताना था, तो जो गलत है आपका ये पे सी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद को द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक सहमति देना अनिवार्य होता है, ये भी करेक्ट है। तो आपके 3 करेक्ट हैं, ये गलत है, सी तो गलत पूछा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। 85 नंबर, भारतीय संविधान की भाग 4 में निहित जो आपके तत्व हैं वो आपको बताने हैं कि इनमें से कितने जो हैं नीति निषेध तत्व, कितने निषेध तत्व गांधीवादी पर विचारधारा पर आधारित हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं जैसे ये प्रीलिम्स में बनाया है यहाँ पे। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, आपका करेक्ट है, सही बता रहे हैं, क्योंकि जो गांधीवादी सिद्धांत हैं, गांधी सिद्धांत आपकी विचारधारा ये राष्ट्रीय आंदोलन के जो दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाएं उसका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो
तो उसमें से क्या क्या शामिल थे, तो आपके यहाँ मैंने बताया जैसे ग्राम पंचायत है, इसका गठन के उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की गई थी, ठीक है। तो आपका ये जो नीति निषेध तत्व था उसमें बताया गया था अनुच्छेद 40 में, राइट। यहाँ बोला है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन ये आपका जो है, ये देखो ग्राम पंचायत इसका गठन आवश्यक जो शक्तियाँ हैं इसके शासन की जो स्थायी हैं इकाई प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इसको प्रदान किया गया था, राइट। समान न्याय और जो विधिक सहायता कर्मकार हैं इसके लिए जीवन निर्वाह, वेतन, उद्योग प्रबंधन, ये कामकारों के लिए समाजवादी सिद्धांत माना जाता है इसको, ठीक है। तो सिर्फ आपका यही मानेंगे जो समाजवादी सिद्धांत मानते हैं, ओनली वन, ठीक है। तो ओनली वन मानेंगे, बाकी जो आपके बोलने सभी कर्मकारों हैं तो आर्टिकल में ये भी सब, लेकिन गांधीवादी विचारधारा में रहेंगे वो आपका सिर्फ ए नंबर रहेगा, यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है। ओनली वन यहाँ से करेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR और चार्जशीट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है FIR एक क्या है, प्रारंभिक रिपोर्ट, जबकि चार्जशीट अंतिम रिपोर्ट है, ठीक है। तो जो 86 है इसका पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने निर्णय दिया था कि लोगों को चार्जशीट या अंतिम जो रिपोर्ट है वो निःशुल्क पहुंच नहीं दी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या सार्वजनिक दस्तावेज नहीं होता है। तो आपको ये इस वजह से क्या न्यूज़ में आया था ये, ठीक है। यहाँ से देखो बोला है FIR क्या एक प्रारंभिक रिपोर्ट जबकि चार्जशीट एक अंतिम रिपोर्ट है, ठीक है। तो FIR और चार्जशीट में क्या अंतर है, देखो FIR आपका होगा, FIR ये क्या प्रारंभिक रिपोर्ट होती है और चार्जशीट क्या एक अंतिम रिपोर्ट होती है, सही बोल रहे हैं। FIR जो जांच के अधिकारी द्वारा चार्जशीट को अपराध जो पीड़ित है उसके द्वारा व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया जाता है, ठीक है, जो FIR होता है अधिकारी द्वारा, जबकि चार्जशीट को अपराध की जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा दर्ज कराया जाता है, ठीक है। जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है उसे दर्ज कराया था क्या, FIR। अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति है उसे दर्ज कराया है क्या, FIR, ना कि चार्जशीट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, FIR को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है जबकि चार्जशीट को न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। FIR क्या इसे पुलिस स्टेशन में दर्ज करते जबकि इसे क्या न्यायालय में दाखिल करते, ये सही है, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3, 2 मतलब बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। केवल 2 बातें करेक्ट हैं, तो 86 का आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, राइट। देखो जो इसका अंतर है इसमें अंतर और भी जो रहेगा टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा दोनों, ठीक है। एक जो पहला वाला था और ये भी वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। 87 नंबर अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा रिट के मामले में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका, पहला स्टेटमेंट है इसे किसी सार्वजनिक पद, ठीक है, इसी किसी सार्वजनिक जो पद हैं उस पर आसीन किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच के लिए न्यायालय द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इसकी मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो जरूरी नहीं है बल्कि वह पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है। तो ये भी बात इसकी करेक्ट है। तो देखो दोनों बात करेक्ट हैं, क्योंकि जो परमादेश, निषेध और उत्प्रेषण है ये रीट से हटकर किसी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर क्या जारी किया सकता है, ना कि इसे पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका यहाँ से आंसर सी हो जाएगा। 80 से बनोगे 88 नंबर देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित अमृत जो धरोहर योजना है इसका क्या लक्ष्य था, अमृत धरोहर जो योजना थी इसका क्या लक्ष्य था जो बजट में घोषित की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका लक्ष्य था आर्द्र भूमि परितंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदाय जो हैं उसके मूल्यों को बढ़ावा देना। तो 88 का डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर। भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसके द्वारा निर्धारित नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों में कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से शामिल हैं इसमें देख लेते हैं। इसमें आपके रहेंगे इसमें देखो 5 शर्तें दी होती हैं जो 1955 के बाद नागरिकता से 5 शर्तें। आपका जन्म से, ठीक है, बर्थ से। दूसरा क्या है, वंशानुगत, जिसको बोलते हैं क्या, आपका जो डिसेंट बोलते हैं वो, राइट। अब पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। देशीकरण जो आपका नोटराइजेशन था उससे, राइट। उसके बाद क्या, क्षेत्र जो समाविष्ट करने से आधार पर, तो उससे भी, राइट। तो ये सभी से क्या है आपको जो नागरिकता है उससे पर, तो नंबर डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन सबसे क्या नागरिकता को शामिल कर सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के उल्लिखित निम्नलिखित मूल अधिकार में विचार करना है। पहला, विधि के समझ समता का अधिकार, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में बताया गया है, ठीक है, 14 में बताया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रहेगा यहाँ से, देखो मैं आपको सीधे से पूरा एक पे करके बता देता हूँ, उसके बाद सब मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट से बताएंगे तो डाउट हो जाएगा यहाँ। तो मैं देखो सीधे से बता देता हूँ, जो विधि की समझ समता है, ठीक है, विधि की समझ जो समता है ये आपका क्या हो जाएगा, समान संरक्षण, ये आपका 14 में आएगा, ठीक है। उसके बाद
जिस अपराधों के लिए दोष सिद्धि है संबंध में संरक्षण, उसके लिए अनुच्छेद क्या आएगा आपका 20 आएगा। ठीक है। और जो क्या प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसमें आएगा, आर्टिकल 21A, जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकार आर्टिकल 21A। ठीक है। और उसके बाद रहेगा आपका उसके बाद जैसे कि कुछ मानव दुर्व्यापार हैं उनके बलात् श्रम का परिच्छेद अनुच्छेद 23 में आएगा। ठीक है। और अनुच्छेद जो 26 है उसमें क्या है, अनुच्छेद 26 में आता है धार्मिक कारणों की जो प्रबंधन है उसकी स्वतंत्रता, धार्मिक कारणों की जो प्रबंधन है उसकी स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद इसमें आएगा। ठीक है। और कौन सा है, शिक्षा संस्थानों में स्थापना प्रशासन के लिए जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो किसमें, आर्टिकल 30। ठीक है। तो ये सब, तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ से ये केवल 4 रहेंगे, 1 2 3 4, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये चारों स्टेटमेंट जो बोल रखा है शिक्षा संस्थानों में स्थापना, ये अनुच्छेद 30 दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ओनली 1 2 3 4 करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 90 का। 91 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कथन एक, वाइसराय कैनिंग ने केंद्रीय परिषद में 3 भारतीय अर्थात बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को क्या मनोनीत किया था। ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार कार्यकारी परिषदों में भारतीय को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत जो परिषद 1861 है उसके द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम जो था उसमें 1909 द्वारा जो वाइसराय गवर्नर था उनकी कार्यकारिणी में पहली बार शामिल किया गया था, ना कि 1861 में, तो 1909 था वो, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट होगा, राइट, ओनली 1 करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है तो आपका सी आंसर होगा, दूसरा गलत है। ठीक है। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं पर विचार करना है। पहला, संसद की संप्रभुता का सिद्धांत, नाम मात्र कार्यकारी की उपलब्धि, ठीक है, उपस्थिति, संसद के निचले सदन का विघटन। इनमें से कितने हैं या कौन कौन सी जो भारत के संविधान के तहत प्रदान की गई संसदीय सरकार की आवश्यक विशेषताएं बताता है, या आवश्यक विशेषताएं हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी हैं देखो मैं बता देता हूँ। इसमें जो नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति है यह आएगा। संसद की जो आपकी भारत की संसद की जो सरकार की जो निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या है, इसमें से आपके पहली ये हो गई नाम मात्र वाली जो मैंने बताई, सेकंड वाला। ठीक है। इसमें बहुमत प्राप्त दल की सत्ता, यह भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन नोट कर सकते हैं। ठीक है। और आपका विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ठीक है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, राइट, तो ये सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद निचले सदन या लोकसभा विधानसभा का विघटन, ठीक है, निचले सदन या लोकसभा का यहाँ पर क्या विघटन, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट है, यहाँ पर जो संसद की संप्रभुता सिद्धांत ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट हैं, 2 और 3, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हैं। जो मैंने आपको बताया वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और 92 हो के 93 नंबर देखते हैं। 93 क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य, ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष संगठन है। ठीक है, शीर्ष संगठन है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। ठीक है। दूसरा, समुद्री उत्पादों के साथ साथ अधिकांश कृषि उत्पाद एपीडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका ये गलत हो जाएगा सेकंड, क्योंकि जो समुद्री उत्पाद के साथ साथ जो अधिकांश, इसमें जो निर्यात मूर्ख हैं, जो निर्यात करते हैं जिसको, उसके उत्पादन में प्रोत्साहित करने और अनुसूचित उत्पाद का विकास, इन उत्पादों में समुद्री उत्पाद को छोड़कर फल सब्जियां मांस ये सब है ना, तो उसमें समुद्री उत्पाद को निर्यात समुद्री जो प्राधिकरण रहेगा उसके द्वारा किया जाएगा, ना कि इस एपीडा के द्वारा। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 93 का ए। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें, ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें समान तौर पर नागरिक कर्तव्य माना जाता है। समान तौर पर नागरिक कर्तव्य में से किसे मानते हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, करों का भुगतान, देश की रक्षा करना, संपत्ति का स्वामित्व रखना। ठीक है। तो देखो इनमें से कौन कौन है जो इनके समान तौर पर नागरिकों को कर्तव्य मानते हैं। ठीक है। पहला होगा आपका कानूनों का पालन करना, यहाँ पे नहीं दिया है, आप लिख सकते हैं अलग से, हेडिंग डाल के आप अलग से पॉइंट बना सकते हैं कि कौन कौन से जो है नागरिक कर्तव्य को मानते हैं। पहला कानून का पालन करना, दूसरा करों का भुगतान करना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। जो मतदान करना, ये भी लिख सकते हैं। ज्यूरी ड्यूटी होता है वो भी कर लिख सकते हैं। देश की रक्षा करना यहाँ पे लिखा है तो ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। सामुदायिक जीवन में भाग लेना, दूसरों के अधिकारों को सम्मान करना, ठीक है, पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व या सूचित आर्थिक गतिविधियों का संलग्न रहना। तो ये जितने मैंने बताया वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन जो संपत्ति का स्वामित्व रखना ये यहाँ पर नहीं होगा। ओनली 2 करेक्ट होंगे, 1 और 2, आंसर आपका बी हो जाएगा। 95 नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में अनूठी विशेषता है इसमें से, ठीक है, कौन सी अनूठी विशेषता है ये बताना है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है, इसकी अनूठी व्यवस्था को बताते हैं। सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, 36 to 51 तक यहाँ पर वर्णित किया गया। संविधान निर्वाचन विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन संविधान से ग्रहण किया गया था और भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्वों का अनूठी विशेषताओं वाला यहाँ पर बताया गया, ठीक है। 96 नंबर देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सी परिस्थिति में सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकता है, इनमें से कौन सी स्थिति के अनुसार, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका है, कोई नागरिक, ठीक है, कोई नागरिक पंजीकरण या देसी नागरिकरण है उसके 5 वर्ष के भीतर किसी देश या 2 वर्ष के लिए कैद हो गया हो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ ये बोला है, पहला स्टेटमेंट है ये आपका हो जाएगा पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको पूरा सीधे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से हैं इसमें, राइट। देखो जो नागरिकता अधिनियम 1955 उसके तहत कौन कौन से हैं वंचित करने के लिए आपको नागरिक फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त हो, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, नागरिकता के संविधान के प्रति अनादर जताया गया हो, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया होगा ये तीसरा वाला दिया यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु या गैर जो कानूनी के रूप में स्थापित या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, ठीक है, इसके भी हो सकता है। पंजीकरण या देसी जो नागरिकता उसके 5 वर्ष के दौरान नागरिकता किसी जो 2 वर्ष में कैद हुई हो, यह भी हो सकता है। यदि कोई नागरिक समान रूप से भारत में बाहर 7 वर्ष रहे तो भी हो। तो ये सब क्या है, ये सब इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप और जितने बताए मैंने वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो 96 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 96 का हमारा डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, सभी बातें करेक्ट हैं। 97 हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट 39A, इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 39A क्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर आपका होगा इसका आपराधिक सुधार समर्थन समूह। ये क्या है, आपराधिक जो समाज आपराधिक सुधार समर्थन है उस समूह से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 97 का बी, राइट। क्योंकि हाल ही में क्या उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा में सुधार किया है, परंतु ये क्या है, एनुअल डेथ जो पेनल्टी रिपोर्ट है उसमें 2022 की जो ट्रायल कोर्ट है उसमें 2022 की जो मृत्युदंड 165 की सजा सुनाई गई थी। ये संख्या पिछले 2 दशकों में सर्वाधिक है, ठीक है। तो इस वजह से प्रोजेक्ट 39A द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी रिपोर्ट, तो आपको ये याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट 39A क्या है, तो वहाँ पे अनुच्छेद का भी वर्णन कर देगा कि 39 के बारे में जो होता है ना वो भी बता देगा कि क्या होता है, तो आपको याद रखना है क्या होता है ये। 98 न्यायालय की अवमानना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, न्यायालय की किसी भी निर्णय की जानबूझकर अवहेलना करना आपराधिक अवमानता है, ठीक है। तो 98 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सिविल अवमानना इसका अर्थ है किसी निर्णय आदेश रीट या प्रक्रिया के जानबूझकर अवहेलना करना, न्यायालय द्वारा किसी जो वचन है उसको जानबूझकर उल्लंघन करना, ये आपका गलत हो जाएगा पहला, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका आएगा सिविल अवमानना के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा क्या है, जब कोई निजी नागरिक किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय अवमानना का मामला शुरू करना चाहता है तो भारत के मान्यवादी की सहमति अनिवार्य होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही हो जाएगा, सेकंड बात एकदम सही बोला है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात बोला है वर्तमान में न्यायालय की अवमानना के निपटने के लिए कोई पृथक विधि कानून नहीं है, तो ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। न्यायालय की अवमानना के लिए जो आपका अधिनियम है 1971, इसमें न्यायालय की अवमानना के संबंधित जो कानून निर्धारित करता है, इस कानून की धारा 15 उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जो न्यायालय की अवमानना को कैसे प्रारंभ किया सकता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट है, ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। तो ओनली आपका एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, एक करेक्ट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, फजल अली आयोग सैद्धांतिक रूप से एक भाषा राज सिद्धांत के स्वीकार किया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है 99 का, ये क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आयोग का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता समझौता यहाँ पर दी जानी चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। सेकंड आपका करेक्ट है, पहला गलत है। तो पहला गलत है, सेकंड करेक्ट है, तो आपका यहाँ से आंसर होगा सेकंड करेक्ट है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, यहाँ से आपका आंसर होगा, ठीक है। पहला गलत है और सेकंड करेक्ट, तो डी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करेनी, ठीक है। इनके बारे में कितनी महिला जो हैं नेतृत्वकर्ता भारत की संविधान सभा की सदस्य थी, भारत की संविधान सभा की सदस्य कौन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट बीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें, देखते हैं उसको। भारत के संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इसमें कुल प्रतिनिधि में 379 थी, बाद में क्या घटाकर संख्या 299 कर दी गई थी। 299 उसमें कितनी 15 महिलाएं थी, ठीक है। इन सभा जो 15 महिलाएं थी उसमें अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, दक्षिणी यहाँ पे दिया है ना, अम्मू स्वामीनाथन दिया होगा नाम, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दक्षायनी वेणुगल, बेगम एजाज रसूल, ठीक है, यहाँ पर है। उसके बाद आपका आएगा इसमें हंसा मेहता, ठीक है, जो हंसा मेहता, कमला चौधरी, एनी मस्करनी, ठीक है, एनी मस्करनी यहाँ पे दिया हुआ है। और आप करेंगे इसमें बेगम एजाज रसूल, ये तो हो गया है। और सुचेता कृपलानी, ठीक है, विजयलक्ष्मी पंडित, राइट, एनी मस्करनी शामिल। तो इसमें देखो, इसमें जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे आंसर इसमें आएगा आपका केवल 3, ठीक है। हैं तो बहुत सारे, लेकिन इसमें जो सिर्फ दिए हैं आपके सुचेता कृपलानी होगा, और आपका बेगम एजाज रसूल होगा, और आपका एनी मस्करनी, ये 3 आप इसमें हैं। बाकी जो मैंने आप बताया वो आप इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो और जैसे पूर्णिमा बनर्जी हैं, राजकुमारी अमृत कौर है, ठीक है, सरोजिनी नायडू हैं, राइट, कमला चौधरी, तो ये सब जितने 15 महिलाएं थी वो यहाँ पर होंगी इसमें, ठीक है। ये भी नाम दे सकते हैं आपके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओनली 3 यहाँ से हैं, ठीक है। तो देखो टेस्ट 9 था, इसका मैंने पूरा 100 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया, ठीक है, 54 to 100। जो अगला पेपर रहेगा टेस्ट नंबर 10, ठीक है, वो भी जल्द ही लेकर आएंगे। तो देखते रहिए जो टेस्ट करा रहा हूँ। और उसके बाद जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की मैंने सीरीज भी चलाई है, जो विजन है इसका करंट अफेयर्स है, मंथली मैगजीन। तो वहाँ से आप एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करा रहा हूँ, तो वो टॉपिक आप अच्छे डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं कुछ पॉइंट वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।